नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि रमानाथ को कलकत्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे। भाग 17। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक और बिलख बिलख कर नहीं रोया, वो जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसी न्यौछावर है। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन खिन्न हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। किंतु रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजामित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वो रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वो खूब रोई। क्या सोचकर रोई ये कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को विह्वल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है, या फिर उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है। आज कुल 6 महीने के बाद यह सुख संवाद मिला। इतने दिनों वो छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों ना अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी न पाते। वरना उनका ही कितना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी नहीं लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही न समझ लिया होगा कि बहुत होगा तो रो रो कर मर जाएगी। अरे उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्त पर भी खर्च कर देता है। वो प्रेम नहीं है। प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता न था, जालपा सारा इल्जाम अपने सिर रखते, पर आज उसका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वो क्या समझकर बैठे हैं? इसीलिए तो कि वो स्वाधीन है, आजाद है, किसी का दिया नहीं खाते। और यदि इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वो मेरे साथ किस तरह पेश आते? शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते, या फिर जिंदगी भर मुंह न ताकते। वहीं खड़े खड़े जालपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी, ओ गोपी, अरे जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े कराह कर कहा, अरे कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप रमेश बाबू। बाबूजी, मैं तो मर कर दिया हूं, बस यही समझ लो कि नई जिंदगी हुई है। कोई आशा न थी, न कोई आगे न कोई पीछे। ये दोनों लौंडे तो आवारा हैं, मैं मरूं या जीऊं इनसे कोई मतलब नहीं। इसकी माँ को तो मेरी सूरत देखते ही डर लगता है। बस बेचारी ये बहू है जिसने मेरी जान बचाई। वो न होती तो अब तक तो मैं चला गया होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, अरे आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक ना हुई। अरे मेरे यहां रहते आपको इतना कष्ट हुआ? बहू ने भी मुझे एक पुर्जा ना लिख दिया भाई, छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी जी, छुट्टी के लिए दरखास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजा। अब 16 रुपए किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं कि वो बिना फीस लिए बात नहीं करते। भैया मैं चला यार, दरख्वास्त भेज दी। मालूम नहीं कि
मंजूर हुई या नहीं। ये तो डॉक्टरों का हाल है, देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है पर बिना भेंट लिए कदम ना उठाएंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, अरे यार ये तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा? मुंशी जी ने माथा ठोक कर कहा, अरे होगा क्या, घर बैठा रहूंगा और क्या। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा कि मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है? महज कुर्सी का शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है पर सर्टिफिकेट ना लूंगा। देखिए लौंडे गायब है, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं, क्या करूं? रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, अरे मेरे लिए आप तरद्दुर न करें, मैं आज पान खाने नहीं भरपेट मिठाई खाने आया हूं। बहू जी, ओ बहू, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं, मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तस्तरी लाकर उनके सामने रखकर कहा, पहले वो खबर तो सुनाइए, शायद आप जिस खबर को नहीं समझ रहे हो वो पुरानी हो गई हो। रमेश, जी कहीं हो ना, रमानाथ का पता चल गया, कलकत्ते में है। जालपा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपट कर उठ बैठे, उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, क्या मालूम हो गया? कलकत्ते में है क्या? कोई खत आया था क्या? रमेश, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी, मैंने कह दिया कि उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू? जालपा ने अपनी स्कीम बयान की, प्रजामित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ, धोखा हो नहीं सकता। भाई मान गया बहू जी तुम्हें, वाह क्या तरकीब निकाली है। अरे हम सबके कान काट लिए तुमने, किसी को न सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी भाई। ये तो ऐसा करिए, किसी को जाना चाहिए जो बच्चा को पकड़कर घसीट लाए। ये बातचीत हो ही रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपट कर बोली, कलकत्ते से पत्र आ गया, वही है। रतन, मेरे सिर की कसम? अरे हाँ सच कहती हूं, देखो ना खत। तो तुम आज ही चली जाओ। यही तो मैं भी सोच रही हूं। तुम चलोगी? चलने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं? बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ शुभा होने लगा है, उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपए से कम न थे, सब न जाने कहां से कहां उड़ा दिए। कहता है क्रियकर्म में खर्च हो गए, हिसाब मांगती हूं तो आंखें दिखाता है, और फिर और तो और दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूं तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है, डरती हूं कि मैं उधर जाऊं और इधर वो सब कुछ ले देकर चलता बने। और साथ ही साथ तुम्हें बताऊं, बंगले के ग्राहक आ रहे हैं। मैं भी सोचती हूं कि गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूं, बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपए हाथ में आ जाएंगे। मैं न रहूंगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी न मिले। तुम ऐसा करो, गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जालपा, गोपीनाथ तो शायद न जा सके, दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए। अरे वो मैं कर दूंगी, मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी, शाम को एक बार देख जाया करूंगी। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, और दिन भर उनके पास बैठा कौन रहेगा? अरे मैं थोड़ी देर बैठती रहा करूंगी, मगर तुम आज ही जाओ, बेचारे वहां न जाने किस दशा में होंगे। तो यही तय रही, ठीक है ना? रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता तो चल गया। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, अरे क्या कहती हो, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा, अब उन्हें यहां लाने की फिक्र करनी है। रतन, हाँ तो क्या करना क्या है, जालपा चली जाए और पकड़ लाए, गोपी को साथ लेती जाए। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना दादाजी? मुंशी जी को आपत्ति तो थी, उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति न होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल न सके। गोपी कलकत्ते की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों ना खुश होता भाई।
विशंभर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा ना बनाया होता तो आज उसकी यह हक तलफी ना होती। गोपी ऐसा कहाँ का बड़ा होशियार है, जहां जाता है कोई ना कोई चीज खो आता है। मुझसे बड़े हैं। इस दैवी विधान ने बेचारे को मजबूर कर दिया। रात 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंभर रो रहा था। उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा ना, वहां कैसे पता चलेगा? रतन, ऐसा करना, पहले प्रजामित्र के कार्यालय में जाना, वहां से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो है ही। जालपा, अच्छा ठहरूंगी कहाँ? अरे कईयों धर्मशाले हैं, नहीं होटल में ठहर जाना। देखो रुपए की जरूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई ना कोई इंतजाम मैं कर भेजूंगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा भी उपकार हो। ये मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा बहन। जालपा, होटल वाले बदमाश तो ना होंगे ना? अरे कोई जरा शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत। ठोकर जमाकर तब बात करना। और कमर से एक छुरी निकालकर, ऐसा करो इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना। मैं जब भी कहीं बाहर निकलती हूं ना तो इसे अपने पास रख लेती हूं। इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिरे का कायर है, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक देखकर ही उसकी रूह फना हो जाएगी, सीधा दुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेना पड़े या मजबूर हो जाओ, तो जरा भी मत झिझकना बहन, छुरी लेकर पिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि आगे क्या होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उनका दिल बैठा जाता था। तभी स्टेशन आ गया। कुलियों ने असबाब उतारा। गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा में पहले हम मौन हो जाते हैं। हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था। चलता तो पट्टे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो ज्यों का त्यों मालूम होता है, पर अपनी नजर में कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते जाते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके डील डॉल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़ कर बोला, अरे किसी ने जरा भी चीज चंपड़ की तो हड्डी तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, ये तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी, पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन आशीर्वाद दे कि उन्हें लेकर कुशल से लौटा। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था। और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वो बल उसे और कौन प्रदान करता? यही बल और शांति का वो अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, पहुंचते ही खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया। और अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जालपा ने सिर हिला दिया। रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी। ठीक है। गाड़ी चल दी। देवी दीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत होनी थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दीन ने न कुछ खाया और न सोया। आज भी उसने घर आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखिया लेकर झलने लगा।
फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे या पंखे की जरूरत हो। अफसर लोग तो जाड़े के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवी दीन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चीलम रख दो। देवी दीन की आज 3 दिन से खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चीलम रखने को न पूछती थी। देवी दीन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदै नेत्रों से देखकर बोला, नहीं रहने दे, चीलम न पीऊंगा। तो मुंह हाथ तो धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कि कहीं देवी दीन झुंझला ना पड़े। वो उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवी दीन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृत्तांत कह सुनाए। अरे तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो कुछ खाया नहीं था। मिठाई लाओ, लाओ पंखी मुझे दे दो। देवी दीन ने पंखियां दे दी। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवी दीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वो घर आ जाएंगे। देवी दीन, नहीं अभी नहीं छुट्टी मिली जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वो यहाँ क्यों आने लगे, कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर है बड़ा पक्का मतलब ही। अरे 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10, 12-12 साल की सजा मिल रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। अरे कोई कितनी जिरह क्यों ना करे, मजाल है जरा भी हिचकिचाए। अब एक भी ना बचेगा। किसने कर्म किया, किसने नहीं किया, इसका हल देव जाने। पर मारे सब जाएंगे रे। घर से भी तो सरकारी रुपए खाकर भागा था। जग्गो, हमें बड़ा धोखा हुआ। जग्गो ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अरे अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलब ही तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। देवी दीन ने तीव्र स्वर में कहा, अरे अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था, जिसकी उम्र कोई 15-16 साल से ज्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवी दीन ने पूछा, किसे खोजते हो भैया। चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवी दीन है ना। मैं प्रजामित्र के दफ्तर से आया हूं। ये बाबू उन्हीं रामनाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। ये उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया, तो मैं जाऊं ना। यह कहता हुआ वो वहां से चला गया। देवी दीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा बैठो, कब आए घर से। गोपी ने खटिक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूं, भाभी भी साथ में है, धर्मशाला में ठहरा हुआ हूं। देवी दीन ने खड़े होकर कहा, अरे तो जाकर बहू को यहीं लाओ ना, ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो। धर्मशाला में क्यों पड़े रहोगे भाई। नहीं चलो मैं भी साथ चलता हूं, यहां सब तरह का आराम है। उसने जग्गो को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाला चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भरकर रख दिया। फिर अपना हाथ मुंह धोया और एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। फिटन एक तरीके की पुरानी गाड़ियां। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साग भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई
तो हर एक चीज इस तरह अपनी जगह पर पाई मानो अपना ही घर हो। जग्गो ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी, आज 15 रोज से घर सूना पड़ा हुआ है। ऐसा करो, मुंह हाथ धोकर दही चीनी खा लो बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें मालूम न होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, जी कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वो जो पत्र छापता है ना, वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दीन भी ऊपर आ गया था, बोला, अरे बेटा गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वो एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वो सरकारी गवाह हो गए क्या? वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवी दीन ने कुछ डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसे का मामला था ना? जालपा ने मानो आहत होकर कहा, दादा वो कोई बात न थी। जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। वो तो व्यर्थ घबरा कर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक न दी। देवी दीन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, अरे तो ये हम लोगों को क्या मालूम, बार बार समझाया कि घर खत भेज दो, घबराते होंगे, पर भैया मारे शर्म के लिखते ही न थे। इसी धोखे में पड़े रहते कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया होगा। अरे बेचारे जानते तो सरकारी गवाही क्यों बनते? सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपा न था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, यह भी उससे छिपी न थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वो पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोंटते हैं, यह भी उसे मालूम था। अगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वो सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए सो कम है। मगर शर्त यही है कि वो अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वो कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही है जितना किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे प्राणियों को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। और फिर यहां तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती। निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहां तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे न लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास ना आया। अवश्य कोई न कोई बात और हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सकुचाती हुई बोली, क्या यहां कोई और बात हो गई थी क्या? देवी दीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, अरे कोई बात नहीं हुई बहू। यहां वो मेरे साथ प्रयागराज से आए, जब से आए वहां से कहीं गए नहीं, बाहर निकलते ही न थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझको पकड़ने आ रहा है, भाग खड़े हुए। उन सिपाहियों को खटका हुआ बेटा, उसने सुबह में उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं भी उनके पीछे थाने पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिला चुका था। अब अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने यही कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ न बोलना पड़ेगा। पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। अब बेटा इसीलिए मैं चुप हो रहा, क्या करता। जग्गो, अरे बिटिया न जाने सबों ने कौन बूटी सुखा दी। भैया तो ऐसे न थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल कि किसी की ओर आंख उठाकर देख ले।
देवी दीन, अरे कोई बुराई न थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा भाई, उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? क्या क्या मैं उनसे मिल सकती हूं? देवी दीन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा, बोला, हाँ बेटा, और क्या, जिसमें जाकर भांडा फोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। अरे पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे मिलने नहीं पाता बेटा, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत न हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वो छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, ऐसा करो, मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे बेटा, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना बहू, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और फिर हमारा कौन बैठा हुआ है। जग्गो ने गर्व से कहा, अरे वो तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे, गरूर तो छू नहीं गया था बेटा। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हें भोजन न बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूंगी। जग्गो ने आपत्ति की, अरे हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू, अब 4 दिन के लिए भला बिरादरी में नक्कू क्यों बनूं? जालपा, ऐसे तो हमारी बिरादरी में भी दूसरों को खाना मना है। जग्गो, अरे बेटा तुम्हें यहाँ कौन देखने आता है, फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। जालपा, लेकिन ये तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा, नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया? देवी दीन ने जग्गो की ओर प्रश्न सूचक नेत्रों से देखकर कहा, बहू ने बात तो पते की कह दी, इसका जवाब सोच कर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे गए तो गोपी ने आकर कहा, अरे भैया इस खटीक के यहां रहते थे क्या? खटीक ही तो मालूम होते हैं। जालपा ने फटकार कर कहा, खटीक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे कहीं अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया, हमारे में है इतनी हिम्मत? यहां तो कोई मेहमान आ जाता है तो वो भी भारी हो जाता है। अगर ये नीच है तो हम इनसे कहीं नीच है। गोपी मुंह हाथ धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा थोड़ी हो जाता है। चमार कितनी ही दान पुण्य करे, पर रहेगा तो चमार ही। जालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझती हूं जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा इधर कुछ खाने की न हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी। रमा को कैसे इस दलदल से निकाले? उस निंदा और उपहास की कल्पना से ही उसका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वो सबकी आंखों से गिर न जाएंगे, अरे किसी को मुंह न दिखा सकेंगे, और फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा? अभियुक्तों में न जाने कौन कौन अपराधी है, कौन निरपराध है, कितने द्वेष के शिकार हैं, कितने लोभ के। सभी सजा पा जाएंगे, शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। अरे किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, किसी पर हत्या न पड़ेगी। कौन जानता है कि हत्या पड़ती है या नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, ओह कितनी बड़ी नीचता है। ये भला कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्यूनिसिपैलिटी के मुकदमे चलाने का भय भी था तो 2-4 साल की कैद ही तो होती, और क्या होता? उससे बचने के लिए इतनी घोर निष्ठा पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती, तो अब हो ही क्या सकता है? उनकी शहादत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की भांति उसके हृदय में चुभ गई।
क्यों ना ये अपना बयान बदल दे। उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती, तो शायद वो खुद अपना बयान बदल दे। ये बात उन्हें बतलाई कैसे जाए, लेकिन किसी तरह संभव है क्या? वो अधीर होकर नीचे उतर आई और देवी दीन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंचा सकता क्या? पहरे वालों को 10-5 रुपए देने से तो शायद खत पहुंच जाए। देवी दीन ने गर्दन हिलाकर कहा, अरे मुश्किल है बेटा, पहरे पर बड़े जचे हुए आदमी रखे हैं। मैं 2 बार गया था, सबने फाटक के सामने खड़ा भी ना होने दिया। अच्छा, उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है और एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। अच्छा, वो शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे? हाँ बेटी, बाहर कुर्सी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 2-1 अफसर भी साथ रहते हैं। अच्छा, तो अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखे तो खत फेंक दे, वो जरूर उठा लेंगे। देवी दीन ने चकित होकर कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवी दीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर उसने जेब में डाल लिया था। बार बार देवी दीन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी कितनी दूर और है? हाँ, हाथे में रोशनी तो होगी ना? उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। रुमाल में बांधकर खत को उसके सामने फेंक दो। उनकी तो सूरत बदल गई होगी। तभी सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वो पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले तो क्या होगा? कौन जाने अब तेरी याद भी उन्हें आती है या नहीं? कहीं मुझे देखकर मुंह फेर ले तो क्या हो? इस शंका से वो सहम उठी। देवी दीन से बोली, क्यों दादा, वो कभी घर की चर्चा करते थे क्या? देवी दीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं बेटा, मुझसे तो कभी नहीं की। हाँ, लेकिन उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग थोड़ा दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की सी है जो मुट्ठी भर अन्न के लिए द्वार द्वार फिरता हो। वो जानता है कि अगले द्वार पर उसे अन्न न मिलेगा, गालियां ही मिलेंगी। फिर भी वो हाथ फैलाता है, भीख मांगता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा का ही अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिने तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवी दीन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है बेटा। जालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, अरे यहां तो कोई नहीं है। देवी दीन ने फाटक के अंदर झांक कर कहा, अरे हाँ, शायद लगता है ये बंगला छोड़ दिया। तो कहीं घूमने गए होंगे क्या? नहीं, घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता। लगता है ये बंगला छोड़ दिया। तो लौट चले। नहीं, जरा पता लगाने दो, आखिर गए कहां? बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटीक बाग की रखवाली कर रहा था। देवी दीन ने बाग में आकर पूछा, अरे कौन है यहां? किसने यह बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवी दीन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली? तुमने ये बाग लिया है क्या? जंगली ठिगना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, लिया तो है पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा उल्टा। तुम यहां कैसे आ गए? अरे कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी क्या हुए? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबातियों में कहा,
अरे इसमें वही मुखबिर टिका हुआ था। आज सब चले गए। सुनते हैं कि 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। बताओ, पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा? सरासर झूठी गवाही दी। न जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं। अरे भगवान से भी नहीं डरा। बताओ। जालपा वहीं खड़ी थी। देवीदीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर न दिया। बोला, अरे तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है। जंगली, हाँ हाँ, वो पहरे वाले कह रहे थे। अच्छा, तो कुछ मालूम है कि कहाँ गए हैं? अरे वही मौका देखने गए हैं जहां वारदात हुई थी। देवीदीन चीलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की वो निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे दुत्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, पर वो उसे इस अपयश के अंधेरे खड्डे में गिरने न देगी। जब दोनों वहां से चले गए तो जालपा ने पूछा, दादा, इस आदमी से कह दिया ना कि जब वो आए तो हमें खबर दे दे? हाँ बहू, कह दिया। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।